हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब फिर दोबारा एबनॉर्मल रूट मास पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एबनॉर्मल रूट मास खत्म कर लिया था। एबनॉर्मल रूट मास पिछली क्लास में खत्म कर लिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया है, चार: रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक। उसमें का मैं वो फॉर्मूला जो आप लिखे हो, p नॉट माइनस p बाई नॉट इक्वल टू क्या, m2 m1 into w1 रिलेटिव लोडिंग का है। डेल्टा टी इक्वल टू kb into m, ये आपका एलिवेशन का है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू kf into m, ये डिप्रेशन का है। और I इक्वल टू CRT, ये। तो इस सब फॉर्मूला में जो आपका मोलरिटी है, मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलो या वेट ऑफ सॉल्यूट बोलो, अगर इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हो सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो जो मोलकुलर वेट, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा? सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करोगे जो यहाँ पे आपको M2 होगा, मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट किसी गैस में, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाटा सेम आएगा, मतलब थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच कर जाएगा। उस केस में सेम आएगा मोलकुलर मास सॉल्यूट का। लेकिन यही फॉर्मूला अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं तो ये थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं करेगा। उसी को हम सब बोलते हैं एबनॉर्मल मोलकुलर मास। मतलब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पे लगाओगे तो मोलकुलर फॉर्मूला जो आप निकालते हो किसी सब्सटेंस का, जैसे आप NaCl का निकालोगे तो आएगा 23 और 35.5, 58.5। तो ये जो फॉर्मूला है, आप मोलकुलर मास NaCl का जानते हो 58.5, लेकिन आप इस फॉर्मूला से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो NaCl का 58.5 नहीं आएगा। आपको याद होगा डिसोसिएशन के केस में जो होता है, I जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब डिसोसिएशन में मैंने ये भी बताया था कि एबनॉर्मल मोलकुलर मास कम होगा और एसोसिएशन में ज्यादा हो जाता है। आपको पता होगा डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। NaCl है, इसका मोलकुलर वेट है 58.5। तो पहले बिफोर डिसोसिएशन 58.5, या ऐसे लिख सकता हूँ, उल्टा लिखता हूँ 6.022 into 10 to the power 23 के लिए 58.5। लेकिन आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन दोगुना हो जाएगा, तो 2 मोल पार्टिकल का। और एक चीज आप जब मोल पढ़े होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 6.022 into 10 to the power 23 इक्वल टू, मतलब 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल को हम सब 1 मोल बोलते हैं। तो पहले बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल पार्टिकल का वेट 58.5 था, लेकिन टूटने के बाद 2 मोल का हो गया 58.5। तो 1 मोल का जो होगा उसे ही मोलकुलर वेट बोलते हैं। तो 58.5। तो जो डिसोसिएशन का केस है बाबू, उस केस में क्या होगा? मोलकुलर वेट घट जाएगा, ठीक आधा आएगा। आप तो NaCl का मोलकुलर वेट बोलोगे 58.5, लेकिन ये बाई 2 आएगा। तो डिसोसिएशन, एक मैंने ये डिसोसिएशन हुआ, एक मैंने ये भी पढ़ाया था I जो है उसे वाल्टर फैक्टर बोलते हैं। उसका 3 फॉर्मूला है: नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल मोलकुलर मास, फिर ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन बाय आफ्टर डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला है। तो I का जो फॉर्मूला है नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल। तो अगर I को हम अगर NaCl के लिए लगाते हैं तो I का नॉर्मल मोलकुलर वेट कितना है? 58.5। और I का एब्नॉर्मल कितना होगा? 58.5/2। तो इस केस में देखो I क्या ग्रेटर देन 1 आएगा। तो डिसोसिएशन में बाबू I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है।
फिर आपका मैं एसोसिएशन भी बताता हूँ। एसोसिएशन में क्या होगा कि जो पार्टिकल था वो डाइमर या ट्राइमर बना देगा। डाइमर का मीनिंग होता है कि दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाए, ट्राइमर का मीनिंग तीन मिलकर एक हो जाए। जैसे जनरली एसिटिक एसिड में, ये एसिटिक एसिड लोगे आप, ये दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग कर लेता है। ये दो मॉलिक्यूल मिलकर आपको एक मॉलिक्यूल बना दिया। कैसे, तो दिखाता हूं मैं। ये आपका है एसिटिक एसिड, ये पार्ट नीचे कर देता हूं। चलो, ये एसिटिक एसिड H बॉन्डिंग यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। H बॉन्डिंग के थ्रू ये मॉलिक्यूल डाइमर बना लेगा। तो डाइमर बना लेगा तो इसमें केस में क्या होगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जानते हो आप 60 होता है, निकाल सकते हो। CH3 COOH का निकाल सकते हो मॉलिक्यूल 60 आएगा। तो बिफोर एसोसिएशन मान लो एक मोल पार्टिकल था, उसका n/2 हो जाएगा। तो बिफोर एसोसिएशन इतना इक्वल टू क्या था, 60 ग्राम। एसोसिएट होने का पार्टिकल आधा हो जाएगा, तो 6.022 into 10 power 23 का हाफ इक्वल टू 60। तो ये बाबू हाफ मोल है। हाफ मोल का जो वेट है 60 ग्राम, तो एक मोल का क्या होगा 120 ग्राम। तो यही याद करना है हम लोग को कि एसोसिएशन के केस में क्या होगा, यहाँ आई निकालेंगे नॉर्मल आप एसिटिक एसिड का 60 लोगे, एब्नॉर्मल कितना लोगे 120। तो इस केस में क्या आएगा, आई लेस देन 1। तो ये याद रखना है आपको, एसोसिएशन में आई जो है लेस देन 1 आएगा और डिसोसिएशन में आई जो है ग्रेटर देन 1 है। उस दिन हम सब इक्विलिब्रियम का भी यूज कर रहे थे। अगर आपको इक्विलिब्रियम नहीं आता है या इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट आप चीजें याद रखना। डिसोसिएशन के लिए इसी क्लास में मैंने लेकिन थोड़ा बताया था कि कैसे हम सब अल्फा निकालते हैं, आई निकालते हैं। डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में आपको लेस देन 1, ये याद रखना है। और दोनों का मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था। डिसोसिएशन के लिए मैंने जनरल फॉर्मूला आई के लिए बताया था कि I is equal to 1 plus n minus 1 अल्फा, और एसोसिएशन के लिए बताया था I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 अल्फा। इसमें बस ये है n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ आयन है। जैसे NaCl के लिए बता रहा हूँ, NaCl 2 आयन टूटेगा, n की वैल्यू 2। NaCl2 है 3 आयन देगा, n की वैल्यू 3। AlCl3 है 4 देगा, n की वैल्यू 4। ये इसके लिए डिसोसिएशन में। तो बस कुछ नहीं करना है, n देखना है कि पार्टिकल कितने में टूट रहा है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एसोसिएशन में क्या करना है, यहाँ पे n क्या है, तो डाइमर या ट्राइमर। डाइमर में n की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर में n की वैल्यू 3। आपके मन में हो रहा है टेट्रामर नहीं होता है, कोई मॉलिक्यूल सिर्फ डाइमर या ट्राइमर बनाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसे आप आई याद रखना, क्वांटम वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल का मोल मास या ऑब्जर्व बाय क्रिटिकल। 3 एनसीईआरटी में 3 लिखा हुआ है, तीनों में से आई बोल सकते हो कोई भी आप। नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल के रेशियो को हम सब नॉर्मल मोलकुलर मास आई, एब्नॉर्मल मोलकुलर मास के रेशियो को आई बोलते हैं, या ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल को हम सब आई बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन में इस पे करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, फिर आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म है। आप थोड़ा पहले इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल और फिर एक्सरसाइज बनाइए। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, काफी आसान है, एग्जांपल ही बताऊंगा आपको मैं, फिर आप अपना दिमाग लगा लेना। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, एग्जांपल 2.12 है, एग्जांपल है। बच्चे देख के डर जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ नहीं करना है।
एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा एक आध ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बाकी बहुत नहीं होते। एग्जांपल 2.1 में क्या है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, उसको 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है 1.62 है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। और बेंजीन का व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, यहाँ जो बेंजोइक एसिड जो डाइमर बना रहा है उसका अल्फा पता करना है। कुछ बच्चों को अल्फा भी नहीं पता होगा, अल्फा इक्वल टू एक्स वाई की होता है। अल्फा को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट क्लास में तो अल्फा अल्फा कर रहे थे। ये इक्विलिब्रियम का पाप है, जिस बच्चे इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े होंगे वो दिक्कत होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, दो केस है आपका, डिसोसिएट का एसोसिएट का। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि जितना डिसोसिएट हुआ है और जितना लिए हो उसका रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। परसेंटेज अल्फा क्या होता है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं लोग, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो अल्फा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको हम सब परसेंटेज अल्फा बोलते हैं। अल्फा में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज अल्फा होगा। तो ये निकालना है आपको क्वेश्चन में। मैं लिख दे रहा हूं पहले। W2 जो है 2 ग्राम है, W1 जो है 25 ग्राम है। डेल्टा TF फ्रीजिंग टेंपरेचर जो है 1.62 है। KF का डाटा दिया हुआ है 4.9। तो आपको पता होगा डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इनटू मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू W2 इनटू 1000 M2 इनटू W1। तो KF का डाटा 4.9, ये 1.62, W2 2 इनटू 1000। M2 नहीं पता है, सॉरी यहाँ पे M2 आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो। इससे तो आपका बेंजोइक एसिड है, आपको पता ही है ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो इसका मोलर कितना निकालोगे आप, तो इसका फॉर्मूला देख लो, C6H5 COOH कितना आएगा, कार्बन 6 7 84, फिर 6 और 16 दूनी 32, तो 6 4 10 2 12 निकाले 122। ये जो 122 है बाबू, ये नॉर्मल मोलकुलर मास है। ये क्या है, नॉर्मल मोलकुलर मास है जो आप कैलकुलेट करते हो, जो आप कैलकुलेट करना जानते हो उसे नॉर्मल मोलकुलर मास बोलते हैं। इस फॉर्मूला से जो M2 आएगा वो जो होगा एब्नॉर्मल होगा। ये कैलकुलेट करके M2 आया है कितना, 241.98। तो इस क्वेश्चन में बाबू अभी तक ये M2 जो आया है एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये M2 जो आया है एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हाँ, ये डाटा इसके बराबर होता, नॉर्मल के बराबर कब होता, जब ये डाइमर फॉर्म नहीं करता। क्योंकि ये अगर डाइमर फॉर्म किया है तो एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। तो इस केस में हाँ, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉरी ये अगर सब्सटेंस अगर सॉल्यूट अगर आपको डाइमर नहीं फॉर्म करता तो M2 यहाँ पे 122 ही आना चाहिए था, लेकिन 122 नहीं आया है, मतलब ये आपका नॉर्मल मास नहीं है। तो I कैसे निकालते हैं, नॉर्मल 122 बाई 241.98, ये I हो गया। आपको मैंने उस दिन एसोसिएशन के लिए लिखवाया था, एसोसिएशन में डाइमर और ट्राइमर का फॉर्मूला लिखाया था, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैंने एसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला लिखाया है, I is equal to 1 plus 1 minus n minus 1 अल्फा। तो I का वैल्यू देख लो बाबू, I का वैल्यू डाल दो 122 बाई 241.98 इक्वल टू प्लस 1 प्लस 1 बाई n। यहाँ पे जो n का वैल्यू क्या होगा, डाइमर बना रहा है 2 minus 1 अल्फा। यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर लो, अल्फा में फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज अल्फा निकल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में W2 2 ग्राम था, W1 था 25 ग्राम, डेल्टा TF KF।
ये क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि डायमंड बना रहा है। आप बेसिक एसिड का जब न्यूक्लियर मास निकालोगे 122 आना चाहिए, लेकिन पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया कि डायमंड फॉर्म करेगा। जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा उस केस में जो आपका मोलुलर वेट है नॉर्मल के बराबर नहीं होगा। तो इस केस से मैंने डेल्टा TF into m से m2 निकाला है। देख लो m2 जो है नॉर्मल 122 है, ये बराबर नहीं है, नॉर्मल है। I जो होता है नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल का रेशियो। ये जो केस है डायमंड एसोसिएशन का है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप याद रखें। मैं बार-बार बोलूंगा, फॉर्मूला तैयार करो। एसोसिएशन के लिए I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 अल्फा है। डिसोसिएशन के लिए क्या है? I is equal to 1 plus n minus 1 अल्फा। एसोसिएशन में ये जो n है वो डायमंड है, डायमंड के लिए 2 लिखते हैं, ट्राइमंड के लिए 3 लिखते हैं। डिसोसिएशन में ये n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, जैसे NaCl 2 पार्टिकल लेगा तो 2 लिखेंगे, MgCl2 में 3 है 3 लिखेंगे, गैस में 4 है 4 लिखेंगे। ये है, बस मैंने एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लगाया है I is equal to 1 plus n 1 minus n by 1 अल्फा। I की वैल्यू ये है, डाल दिया, अल्फा निकाल लूंगा, अल्फा निकालने के बाद इनटू 100 कर दूंगा, अल्फा परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसे हम सब क्वांटम फैक्टर I अल्फा ऐसे हम सब यूज करेंगे। अब एक चीज मैं ये भी बता दे रहा हूं, आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहचानने आता होगा। पिछली क्लास में भी हमने बात किया है कि वैसा सब्सटेंस जिससे कंडक्शन होता है, जो आयन में फॉर्म करेगा उससे कंडक्शन होगा, उसको हम सब बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, NaOH, HCl। और वैसा सब्सटेंस जिससे कंडक्शन ना हो पाए, जैसे आपका यूरिया है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करना होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला था पहला P0 minus P by P0 is equal to x2, ये फॉर्मूला पहला रिलेटिव लोडिंग का, RLVP का। दूसरा था आपका डेल्टा TB is equal to KB into M, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तीसरा डेल्टा TF is equal to KF into M, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। और चौथा I is equal to CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये फॉर्मूला है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्ट यूज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोलाइट लिखा है बाबू, तो उसमें आपको I निकालने के लिए दिया होगा, अगर या I दिया हुआ है तो सब में I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे थे, आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर रहे थे। किसी क्वेश्चन में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I का वैल्यू दे देगा या आपको I कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो सब में फॉर्मूला वही रहेगा जो था, बस I से क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या होगा बाबू, यहाँ KB into M फिर से लिखा हूँ, KB into M है, I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी पाई से CR होगा, I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम करेगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बिना I के काम करेगा। तो यहाँ तक है, सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। कल की क्लास हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और आप जो है NCERT बनाए RCM जो बुक उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बाय।